हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, और कुछ हमने उसी के न्यूमेरिकल किए थे बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम के। अब हमारा नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, बलों के त्रिभुज का नियम। तो बलों के त्रिभुज के नियम में क्या होता है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब हमारा कोई पिंड होता है और किसी बिंदु पर तीन बलों को परिमाण और दिशा में यदि एक त्रिभुज के रूप में निरूपित कर दें, या उसकी भुजाओं को क्रम से ली गई तीन भुजाओं को त्रिभुज के रूप में निरूपित किया जा सके, और ये तीनों बल कैसे हों, संतुलन या साम्य अवस्था में हों, तब हमारा लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पिंड के किसी बिंदु पर लगे हुए तीनों बलों को परिमाण और दिशा में यदि एक त्रिभुज की क्रम से ली गई तीनों भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, तो ये तीनों बल संतुलन में होंगे। जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है कि एक बिंदु O है, उस पर हमने PQR तीन बल लिए हैं। माना कि किसी पिंड के बिंदु O पर चित्र के अनुसार लगे तीनों बल P, Q तथा R को परिमाण एवं दिशा में हमने उसे त्रिभुज ABC की तीन क्रमागत भुजाओं AB, BC तथा CA द्वारा निरूपित किया जाता है। अगर बल P, Q तथा R संतुलन में हैं तो समांतर चतुर्भुज हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि AB BC के समांतर हम एक रेखा खींच लेंगे AD, और AB के समांतर हमारी हो जाएगी DC। तो ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज हम इसे पूरा कर लेते हैं इस तरीके से। तो समांतर चतुर्भुज ABCD में हमने इसको पूरा किया। जब हमारा AB बराबर क्या है, CD, तो जब AB बराबर CD है तो कितना इसमें अंदर बल लगेगा, P लग रहा है। और AB बराबर BC, AD बराबर हमारा क्या है, BC, यानी AD बराबर BC है तो कितना बल लग रहा है, Q लग रहा है। तो हम अगर देखें तो AB में कितना बल है, P है, और AD में कितना बल है, Q है। और इनका परिणामी जो है वो हमने R से डिनोट किया है। विकर्ण AC द्वारा निरूपित होगा, जो कि R जो होगा वो विकर्ण AC द्वारा निरूपित होगा, जबकि R बिंदु O पर लगा तीसरा बल है जो कि CA द्वारा निरूपित होगा, ठीक है। ये हमने सब डायग्राम के बारे में बताया था। तो ये क्या था, हमारे बलों के त्रिभुज का नियम था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नियम की, बल बहुभुज का नियम, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। इस नियम में क्या होता है कि जब कोई भी किसी बिंदु पर कार्यरत कुछ बल परिमाण और दिशा में किसी बंद बहुभुज यानी क्लोज पॉलीगन को डिनोट करते हैं या निरूपित करते हैं, और उनकी भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, और क्या हों, सारे के सारे बल हमारे कैसे हों, साम्य अवस्था में हों, तो हम बल बहुभुज का नियम कहते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया भी है, हमने क्या करा है कि कुछ बिंदु O पर कुछ कार्यरत बल हैं P, Q, R, S, T। फिर हमने इसको क्या करा है, इसको बलों के बहुभुज के नियम में परिवर्तित किया है, जो कि चित्र फिगर 2 में मैंने दिखाया है, जो कि हमने इसे पॉलीगन के रूप में निरूपित किया है। तो आगे हम बात करें, चित्र में बिंदु O पर कितने बल लग रहे थे, 5 बल लग रहे थे। P, Q, R, S, T लगे हैं, जिन्हें परिमाण और दिशा में एक बहुभुज में डिनोट किया है। A, B, C, D, E की क्रमानुसार भुजाओं AB, BC, CD, DE तथा EA द्वारा निरूपित किया गया है। अगर हम बात करें सदिश योग विधि से, तो सदिश योग विधि क्या कहती है कि सदिश योग विधि ये कहती है कि AB प्लस के BC, AB
प्लस के BC उसका विकर्ण क्या होगा AC, ठीक। और AC प्लस के CD उसका विकर्ण होगा AD। और अगर हम बात करें AD प्लस के DE उसका विकर्ण होगा AE। यानी ये हम क्या कर रहे हैं, सदिश योग विधि क्या कहती है कि अगर हम किसी दो भुजाओं को के योग उसके विकर्ण के बराबर होता है, तो यही हमने सदिश योग विधि से किया है। जो हमने डायग्राम में डॉट डॉट लाइन से दिया है, ये हमने क्या करा है, एक ट्रायंगल के रूप में सदिश योग विधि को लगाने के लिए इसे ट्रायंगल के रूप में निरूपित किया है। अगर हम बात करें समीकरण 1, 2 एंड 3 को जोड़ दें, तो तीनों को जोड़ने पर AB प्लस के BC प्लस के CD प्लस के DE प्लस के AC प्लस AD इक्वल टू ये हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद भाई AC प्लस के AD क्या है, AC प्लस के AD कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो बचेगा AB प्लस के BC प्लस के CD प्लस के DE इक्वल टू AE। अगर हम AE के वेक्टर को क्या करें, चेंज करें, AE के वेक्टर को अगर हम चेंज करें, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, क्रम में लाना पड़ेगा वेक्टर विधि से, क्योंकि B के बाद C के बाद BC और D के बाद DE, तो हमें अगला जो हमारा निरूपित वेक्टर होगा वो ये होगा। तो हमने क्या करा, इसको चेंज करेंगे तो क्योंकि प्लस AE है तो इसे हम चेंज करेंगे तो माइनस के ये वेक्टर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस के ये इक्वल टू 0, यानी अब ये साम्य अवस्था में हो जाएगा। यही हमारा क्या था, बल बहुभुज का नियम था। बल बहुभुज का नियम इसीलिए हम प्रयोग करते हैं क्योंकि वो साम्य अवस्था में हो, क्योंकि इनके बल बहुभुज जो क्रम से जो ली गई भुजाएं हैं उनके बीजगणितीय जो योग है वो शून्य होता है, तब हमारा बल संतुलन में होता है, और यही बल बहुभुज का नियम सत्य कहलाता है। अब नेक्स्ट बात कर लें हम लामी थ्योरम की। तो लामीज थ्योरम हमारी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, अधिकतर एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है या इस पे न्यूमेरिकल आता है। तो लामीज थ्योरम क्या कहती है कि लामीज थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे किसी भी बिंदु पर तीन बल कार्य कर रहे हों और तीनों बल कैसे हों, साम्य अवस्था में हों, तो प्रत्येक बल क्या होता है, शेष दो बलों के बीच के कोण की जिया का मतलब है साइन के समानुपाती होता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई इस प्रमेय के अनुसार किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बल यदि साम्य अवस्था में हो, तो हम जो बल ले रहे हैं उसके शेष जो दो बल बचेंगे उसके बीच के जो कोण होगा उस साइन के समानुपाती होगा। जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया है कि बिंदु O पर F1, F2, F3 तीन बल हैं, तीनों बल साम्य अवस्था में हैं। F1, F2 के बीच का कोण गामा है, F1, F3 के बीच का कोण बीटा है, F3, F2 के बीच का कोण अल्फा है। अब हम लामी थ्योरम की बात करें तो माना बिंदु O पर लगे हुए तीन बल F1, F2 तथा F3 हैं, ये साम्य अवस्था यानी संतुलन में हैं। इनके बीच के कोण चित्र के अनुसार अल्फा, बीटा तथा गामा हैं, अतः लामीज थ्योरम। अब हम यहाँ पर लामी थ्योरम लगाएंगे। तो हमने कहा है कि जो बल लेंगे शेष दो बलों के बीच की कोण की जिया के अगर हम बात कर रहे हैं F1, अब F1 लीजिए, F1 के बाद बचे दो बल हमारे F2 और F3। अब F2 और F3 के बीच के कोण देखिए क्या है, अल्फा। तो हमने क्या कहा है, जिया के समानुपाती, तो क्या होगा F1 अपॉन साइन अल्फा। अगर किसके बराबर होगा, F2 लीजिए तो F1 F3 के बीच के कोण क्या है, बीटा, तो क्या हो जाएगा अपॉन साइन बीटा। F1 F2 के बीच में देखिए गामा, तो क्या हो जाएगा F3 अपॉन साइन गामा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो बल हम ले रहे हैं उसके सामने वाला कोण जिया के समानुपाती होता है। देखिए
F1 के सामने क्या है, अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। F2 के सामने क्या है, बीटा साइन बीटा। F3 के सामने क्या है, गामा साइन गामा। तो ये हमारी हो गई लामी थ्योरम। अब बात करते हैं हम क्या कहते हैं, इसे प्रूफ कैसे करेंगे। तो हमने इसे क्या करा है, एक ट्रायंगल के रूप में प्रदर्शित किया है। तीनों बल हमारे साम्य अवस्था में लगे हुए थे, F1 F2 F3 AB, और उनके कोण हमें दे रखे थे अल्फ़ा बीटा गामा। हमने क्या करा, इनके अंदर का कोण निकाल लिया, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री है। अगर 180 डिग्री में से हम क्या करें, अल्फ़ा माइनस कर दें, 180 माइनस अल्फ़ा, ऐसी 180 माइनस बीटा हो जाएगा 180 माइनस गामा हो जाएगा। अब हम इसे प्रूफ करते हैं। त्रिभुज ABC में रेखा AB, BC और CA में बल F1, F2 तथा F3 हैं। अगर हम कोण निकालें, कोण A, B और C बराबर क्या है, 180 माइनस गामा, और कोण BCA बराबर क्या है, 180 माइनस अल्फ़ा, कोण CAB क्या है, 180 माइनस के बीटा। देखें, हमने ये कोण निकाले हैं, तो ऐसा नहीं कि कहीं से आए हैं या लिखे हुए हैं, हमने ये निकाले हैं। हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है कोण A, तो बिंदु A पे जाइए, फिर लिखा है B पे जाइए, फिर लिखा है C, तो ABC के बीच में कोण देखिए कितना है, चित्र में है 180 माइनस के गामा। ऐसी दोनों निकालनी है मैंने। अब हम क्या करते हैं, इसमें लामी थ्योरम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग साइन रूल फॉर द त्रिभुज ABC में, मतलब हम इसमें लामी की प्रमेय अप्लाई कर रहे हैं। अब हम ले रहे हैं AB, क्या ले रहे हैं, AB, यानी AB बच्चे शेष दो बल, यानी F2 और F3 के बीच का कोण क्या है, 180 माइनस के अल्फ़ा, यानी AB अपॉन साइन 180 माइनस के अल्फ़ा। या हम ये भी कह सकते हैं, मैंने कहा जो बल लेंगे उसके सामने वाला कोण, तो क्या है, F1 ले रहे हैं AB, तो 180 माइनस के अल्फ़ा है। BC एक साइन 180 माइनस के बीटा, CA साइन 180 माइनस के गामा। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो AB में कितना बल लगा हुआ है, F1 अपॉन साइन अल्फ़ा। BC में लगा हुआ है F2 अपॉन साइन बीटा। CA में F3 अपॉन साइन गामा। यही हमारी लामी की थ्योरम है, यही हमें प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे।